चैप्टर 21। जैसे ही उसने अंदर का नजारा देखो वो दंग रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसका चेहरा डार्क ही गया। अब आगे। इस समय वेदांत के सामने फलक बंदरों की तरह कूद रही थी, जिसे देख वेदांत की तलवार सी शार्प आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई। ओह गॉड, आई कांट बिलीव दैट कि द फेमस फैशन डिजाइनर मिहिर मल्होत्रा मेरे सामने हैं, और वो भी मेरे लिए क्लॉथ डिजाइन करेंगे। कहीं मैं कोई सपनाती नहीं देख रही हूँ। फलक ये बोल अपनी जगह पे खुशी से कूदने लगी। वहीं उसका ऐसा रिएक्शन देख निहाल और मिहिर मल्होत्रा अपनी आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। लेकिन ध्वनि की इन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके लिए अनएक्सपेक्टेड नहीं था। तभी अचानक ही उन्हें अपने रूम का टेम्परेचर गिरता हुआ सा महसूस हुआ। जब उन सब ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां उन्हें नीली आंखों वाला शैतान उन्हें ही अपनी जलती हुई निगाहों से घूरता हुआ दिखा, जिसे देख वो सभी अपनी जगह जम गए, सिवाय फलक के, क्योंकि उसका चेहरा डोर के अपोजिट साइड था। सच में निहाल, तुम कितने स्वीट हो और इंटेलिजेंट भी। एक तुम हो जिसने मुझे बिन मांगे इतना अमेजिंग सरप्राइज दिया, और एक मेरा खूंखार पति है जो अपनी बिल्ले जैसी कंची आंखों से मुझे बस घूरता रहता है और बिना वजह पनिशमेंट भी देते रहता है। सच में जब से मेरी शादी उस हैंडसम डेविल से हुई है, तब से मेरी लाइफ का मोए मोए हो गई है। बाकी के अल्फाज फलक के मुंह में ही रह गए, क्योंकि उसकी नज़र अचानक ही वेदांत पे चली गई, जिसके साथ ही उसे 440 वाल्ट का झटका लग गया। उसका मुंह तो ऐसा हो गया था जैसे उसे लकवा पड़ गया हो। उसके सामने उसका हैंडसम शैतान पति अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसे ही देख रहा था, जिसे देख उसने डर से अपना स्लाइवा निगल लिया। क्या तुम मेरे बारे में कुछ कह रही थी बारबी? वेदांत की बर्फ से ठंडी आवाज सुन फलक अपनी जगह जम सी गई। अब वो उस पल को कोस रही थी जब उसकी नाजुक सी जबान से उतने शुद्ध अचूक वचन निकले थे जो उसे ब्रूनो का निवाला बनाने के लिए काफी थे। आई आस्क्ड समथिंग बारबी, वेदांत ने एक आईब्रो इरेज करते हुए कहा तो फलक अपने सेंस में आई और झूठी हंसी हंसने लगी। ही सिंघानिया सिंघानिया, मैंने कब आपके बारे में बात की? वो ये तो निहाल जी ही आपको शैतान कह रहे थे, तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहा कि मेरा पति भले ही हैंडसम शक्ल में छुपा हुआ भेड़िया है, भले ही उनकी आंखें बिल्लों की तरह कंची गई, भले वो गुस्से में बिल्कुल ब्रूनो जैसे दिखते हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो मेरी गलतियों को माफ भी कर देते हैं और मुझे पनिशमेंट भी नहीं देते। आँख इर भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, और मैं अपने पति देव के खिलाफ किसी के मुंह से एक भी बुराई नहीं सुन सकती। मैंने सही कहा ना मिस्टर मल्होत्रा? फलक ने मिहिर मल्होत्रा की ओर आंखें दिखाते हुए कहा, जिसे देख मिहिर मल्होत्रा की जान तो हलक में ही अटक गई, क्योंकि अगर वो हाँ कहता तो भी वेदांत उसकी जान लेता, और ना कहता तब भी। वहीं निहाल तो आंखें फाड़े अपनी झूठी भाभी को देख रहा था, जो कितनी आसानी से पप्पी फेस बनाकर उसे ही कल्प्रिट साबित करने में लगी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह हुई कि वेदांत किसी को बिना कुछ बोले वहां से चला गया, जिसे देख निहाल के माथे पर शिकन की लकीरें आ गई, क्योंकि वो जानता था कि वेदांत जब कुछ नहीं बोलता तो वो जरूर कोई धमाका करता है। वहीं वेदांत को जाते देख फलक ने चैन की सांस ली और अपने आइडियल डिजाइनर को अपना नाप देने लगी। थोड़ी ही देर बाद घर के सारे मेंबर्स डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए आ गए। एक हेड चेयर पे अंगद जी बैठे हुए थे, तो वहीं दूसरे हेड चेयर पर वेदांत बैठा हुआ था। आज फलक ने सबकी पसंद का कुछ न कुछ बनाया हुआ था, जैसे अंगद जी की पसंद का पालक पनीर, दादी के पसंद की पूरी और आलू की सब्जी, सुधा जी के पसंद की चने की सब्जी, निहाल के पसंद के लौकी के कोफ्ते की सब्जी, करण के पसंद की शाही पनीर की सब्जी और अपने डेविल पति के लिए वेज पुलाव और रायता। लेकिन फलक को इन सब को बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ी, क्योंकि सुधा जी और घर के सर्वेंट्स ने उसकी इन सब चीजों को बनाने में पूरी मदद की थी।
वहीं निहाल जो जानबूझकर दादी के बगल में एक चेयर छोड़कर बैठा हुआ था ताकि उनके बीच की चेयर में ध्वनि आकर बैठे, लेकिन उसकी सोच से उलट वहां सोनम आकर बैठ गई, जिसे देख उसका मुंह बन गया। वहीं उसने देखा कि ध्वनि करण के बगल में बैठी हुई थी और करण निहाल को देखकर टीजिंग स्माइल पास कर रहा था, जिसे देख निहाल अपना मन महसूस कर रह गया। वहीं सुधा जी के कहने पर फलक सबको खाना सर्व करने लगी, लेकिन जैसे ही वो वेदांत के पास उसे खाना सर्व करने गई तो उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। इससे पहले कि उसके हाथ से चम्मच छूटकर नीचे गिर पाता, वेदांत ने उसके हाथों को थाम लिया। उसके छूने के एहसास से ही फलक का दिल जोरों से धड़कने लगा। आर यू स्कैर्ड बार्बी? वेदांत ने अपनी एक आईब्रो इरेज करते हुए कहा तो फलक ने 3-4 बार अपना सिरनामे हिला दिया। वहीं वेदांत के मुंह से फलक के लिए बार्बी सुन अंगद जी, सुधा जी और दादी के हाथ खाते हुए रुक गए। वो हैरानी से वेदांत की ओर देखने लगे जो अब नीचे सिर कर चुपचाप खाना खा रहा था। अंगद जी ने सुधा जी की ओर देखा तो उन्होंने अपने कंधे उचका दिए। वहीं उस डिनर टेबल पे एक शख्स था जिसकी आंखों में फलक के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी, और वो थी सोनम। वो फलक और ध्वनि को अपनी नफरत भरी नजरों से देख रही थी, जैसे कि अगर अभी उसका बस चलता तो वो उन दोनों को वहां से धक्के मारकर निकाल देती। पता नहीं इस बहन जी ने मेरे भाई के ऊपर कौन सा जादू किया है जो भाई इसकी इतनी केयर कर रहे हैं, और एक इसकी ये गूंगी बहन, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो निहाल की इससे नजरें ही नहीं हटती। सोनम ने फलक और ध्वनि को घूरते हुए मन ही मन कहा और अपना डिनर करने लगी। फलक भी सबको डिनर सर्व कर खुद भी वेदांत के बगल में बैठकर खाना खाने लगी। क्योंकि वो वेदांत से भले कितना ही डरती हो, लेकिन मैडम अपने खाने से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी। सबके खाना खाने के बाद सर्वेंट्स ने सबके लिए खीर सर्व किया, जिसे देखकर सुधा जी सबसे बोली, ये खीर स्पेशली फलक ने आज की पहली रसोई की रस्म के लिए बनाई है, आप सब टेस्ट कीजिए और बताइए कि कैसी बनी है ये खीर। अरे वाह, बहू ने बनाई है तो मैं तो आज एक कटोरी एक्स्ट्रा ही खाऊंगा, अंगद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे देख सुधा जी उन्हें घूरने लगी। भूलिए मत आपको शुगर है। सुधा जी की बात पर अंगद जी का मुंह बन गया। वहीं इन सब से अलग सोनम के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जो एक टक वेदांत के सामने रखी खीर की कटोरी को ही देख रही थी। सबने खीर टेस्ट किया और फलक की खूब तारीफें की। सबके मुंह से तारीफें सुन फलक के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई, जिसे देख सोनम का खून खौल रहा था। वहीं जब दादी ने वेदांत को खीर ना खाते हुए देखा तो वो उससे हैरानी से बोली, वेद तू क्यों नहीं खा रहा है, तुझे तो खीर बहुत पसंद है न? दादी की बात सुन सभी सवालिया नजरों से वेदांत की ओर देखने लगे। दादी, मैंने इवनिंग के बाद शुगर कंज्यूम करना बंद कर दिया है। वेदांत इतना बोल वहां से जाने लगा तो उसे दादी की आवाज सुनाई दी, अरे बहू को उसकी पहली रसोई का शगुन तो देते जा। वो मैं अपनी बार्बी को रूम में दूंगा, वेदांत ने कहा और लिफ्ट से अपने फ्लोर पर चला गया। वहीं वेदांत की ऐसी डबल मीनिंग बातें सुन सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और फलक जो अपने मुंह में ठूंस कर खाना खा रही थी वो बुरी तरह खांसने लगी। ध्वनि ने उसे पानी पिलाया तो वो थोड़ा नॉर्मल हुई, वही इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। हे ऊपर वाले, आपने मुझे कितना बेशर्म पति दिया है, शेमलेस बिल्ला कहीं का। फलक ने मन ही मन वेदांत को गालियां दी। वो अब अपना चेहरा नीचे कर इधर उधर देखने लगी, जिसे देख सबके फेस पर स्माइल आ गई, सिवाय सोनम के जो इस वक्त अपने हाथ में पकड़े चम्मच को कस कर दबा रही थी, जैसे वो उसे अभी ही तोड़ देगी। उसके फेस एक्सप्रेशन तो ऐसे थे कि किसी ने बेचारी के किए कराए पर पानी फेर दिया हो। उसे अब एक पल भी वहां रुकना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ, इतना बोल सोनम बिना एक पल गवाए वहां से चली गई।
सबको उसका बिहेवियर काफी वियर्ड लगा, लेकिन सबने उसे इग्नोर किया। उसके जाने के बाद अंगद जी ने फलक को एक न्यू मर्सिडीज की चाबी दी, जिसे फलक लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अंगद जी के डांटने पर उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वहीं सुधा जी ने उसे खानदानी कंगन दिए और दादी ने उसे एक ज्वेलरी सेट दिया। निहाल ने भी उसे डायमंड ईयरिंग गिफ्ट की। वहीं करण ने खुद को छोटा बोलकर अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसे देख सब हंसने लगे। डिनर करने के बाद ध्वनि दादी को वॉक करवाने गार्डन है लेकर चली गईं। वहीं ध्वनि को गार्डन में जाता देख निहाल भी मक्खी की तरह उसके पीछे पीछे चला गया। दिल्ली। वहीं इन सब से दूर दिल्ली में वीर चौधरी एक क्लब में बैठा ड्रिंक पे किए जा रहा था। उसने अब तक बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, जिसे देख रवि काफी परेशान हो गया था। वीर लगातार ड्रिंक करते हुए बड़बड़ाए जा रहा था, जान तुम कहाँ हो? जान तुम क्यों मुझे छोड़कर गई? मैंने कहा था ना मैं सुधर जाऊंगा, तुम जैसा बोलोगी वैसा बन जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम मेरी बात मान जाती तो मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, और अगर मैं गुस्सा नहीं होता तो मैं पक्का तुम्हारे बाप को नहीं मारता। तुम क्यों मेरी बात नहीं मानती? वापस आ जाओ जान, मैं पक्का तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। तुम्हें जी भर कर प्यार करूंगा, लेकिन बस मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा ताकि तुम कभी मुझसे दूर ना जा सको। लेकिन तुम्हें पता नहीं है जान कि मेरे पास भी शतरंज का एक ऐसा मोहरा है जिसे देख तुम खुद ब खुद मेरे पास दौड़ते हुए चली आओगी। इतना बोल वीर शैतानों की तरह हंसने लगा। वहीं वीर की ऐसी बातें सुन अब रवि का सब्र जवाब देने लगा था। तभी उसने एक लड़की को कुछ इशारा किया तो वो लड़की वीर के पास आकर उसे सिड्यूस करने लगी। स्टार्टिंग में तो वीर ने उसके हाथ को झटक दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उस लड़की के चेहरे में फलक का चेहरा दिखने लगा, जिसे देख वीर से उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसके ऐसा करते ही रवि के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। उसने उन दोनों को उसी क्लब के सेकेंड फ्लोर पे बने रूम में भेज दिया और खुद रूम के बाहर खड़ा किसी से कॉल पे बात करने लगा। अभी उसे बात करते हुए कुछ देर ही हुए थे कि अचानक उसे उस रूम से उस लड़की के जोरों से चीखने की आवाजें आने लगी। शायद वो वीर से छूटने की कोशिश कर रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांग रही थी, लेकिन रवि बाहर ऐसे खड़ा था कि उसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो। थोड़ी ही देर बाद उस रूम से उस लड़की की आवाजें आना बंद हो गई, जिसे सुन रवि भी वहां से चला गया। मुंबई। सिंघानियाचल। फलक सबको गुड नाइट बोल जैसे ही अपने कमरे में आई, उसे वेदांत कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे उस कमरे में ना पाकर फलक ने राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर अपने हाथ में लगी छोटी सी चोट पर गई, जो उसे आज खाना बनाते हुए लग गई थी। चल बेटा तू इसमें ऑइंटमेंट लगा ले, वरना ध्वनि ने अगर इसे देख लिया तो बेवजह परेशान हो जाएगी, फलक ने खुद से कहा और वेदांत के कमरे में ऑइंटमेंट ढूंढने लगी। तभी उसने वेदांत के बेड साइड ड्रॉवर को खोला तो उसे वहां ऑइंटमेंट तो नहीं मिला, लेकिन उसे एक फोटो फ्रेम उल्टा रखा दिखाई दिया। फलक ने उसे इग्नोर करना चाहा, लेकिन उसके अंदर के जासूस ने क्यूरियस होकर उसे देखने की जिद की। फलक ने अपने अंदर के जासूस की बात सुनी और उस फोटो फ्रेम को पलटकर देखने लगी। जैसे ही फलक ने उस फोटो फ्रेम को देखा, उसकी आंखों हैरानी से फैल गई। वो अपनी जगह जम सी गई और उसके हाथों से वो फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया।